नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे। आज सभी रसगुल्लों के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास है और आज की क्लास रहेगी राजस्थान सीटी 2026 की तैयारी कर रहे हैं जो बच्चे, उनके लिए जो पीछे के मॉडल पेपर है उनमें क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन हैं उनकी हम तैयारी करेंगे। उसको एग्जाम्पल के रूप में विस्तार से डायग्राम और मैप के साथ में समझाने का मैं प्रयास करूँगा। तो ये क्लास आपके लिए एक गेम चेंजर साबित होगी, क्योंकि आज हम सिर्फ उन क्वेश्चन को ही नहीं करेंगे बल्कि एक सवाल को मैप और डायग्राम के साथ ऐसे समझेंगे कि वो आपके माइंड में हमेशा के लिए बैठ जाएगा। आपने कभी देखा होगा जब आप एग्जाम में बैठते हो और एग्जाम में कई बार सवाल आता है, लेकिन हम उस सवाल को देख करके, उस क्वेश्चन को देख करके कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हमने उसे सिर्फ पढ़ा होता है परंतु उन्हें समझने का प्रयास कभी नहीं किया है। लेकिन आज आप हर सवाल को विजुअल तरीके से सीखेंगे और आज की ये पीछे के मॉडल पेपर के आधार पर सीटी के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं और बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं। तो हर सवाल के साथ क्लियर एग्जाम्पल और साथ में मैप और डायग्राम, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और सबसे खास बात, अगर आपने ये पूरी क्लास ध्यान से देखी है तो आपको रिवीजन के लिए अलग से समय नहीं देना होगा, क्योंकि आपकी संपूर्ण तैयारी इसी क्लास में यानी 40 से 35 मिनट की क्लास है उसमें क्लियर होने वाली है। तो जल्दी से क्लास को पूरा देखिए और एंड तक इस क्लास के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि आखिर के जो सवाल है वो आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण सवाल होंगे और आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे। तो ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। आज के सीटी 2026 में आने वाले जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है आपकी स्क्रीन पर। सभी मेरे रसगुल्लों की तैयारी अच्छी हो, इसके लिए क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात था। यानी उस जिले का नाम बताना है जिसमें न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात, यानी नए शहरी पूछ रहा है, नए शहरी और ग्रामीण को मिलाकर के पूछ रहा है, परंतु ग्रामीण अकेले का पूछ रहा है। तो इसमें ए में है पाली, बी में है टोंक, सी में है धौलपुर और डी में है जैसलमेर। और ये क्वेश्चन सीटी एग्जाम 2023 में आया हुआ है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा धौलपुर। तो इसके बारे में अगर देखें धौलपुर क्यों है, कितना है, तो आप नोटबुक में नोट कर लीजिए कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात धौलपुर जिले में दर्ज किया गया था, जो मात्र 941 था। यानी 1000 पुरुषों के पीछे जो महिलाओं की संख्या थी वो 841 थी। और धौलपुर की अगर मैप में चर्चा करें तो ये आप देख रहे हैं राजस्थान का ये जिला धौलपुर, ये देखो पूर्वी जिला। और इस जिले के बारे में मैंने संपूर्ण क्लास राजस्थान जिला दर्शन में करवा रखी है, वहाँ पर जाकर के आप उस क्लास को अटेंड कर सकते हो। तो धौलपुर से संबंधित आपका कोई भी क्वेश्चन है वो गलत नहीं होने वाला है। अगर इसकी तुलना के लिए देखें तो राजस्थान में सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात है वो है पाली का। तो याद रखना सबसे ज़्यादा है वो पाली का है 1003 और सबसे कम है वो है धौलपुर का 841। और कुल मिलाकर के धौलपुर जिला जनसंख्या और लिंगानुपात दोनों में राज्य के सबसे निचले क्रम जिलों में आता है। यानी सबसे कम जनसंख्या है और लिंगानुपात भी, ग्रामीण लिंगानुपात है वो भी सबसे कम है। तो पाली है सबसे ज़्यादा ग्रामीण लिंगानुपात। और पाली की मैं स्थिति बता देता हूँ, आप ये जिला जो देख रहे हैं ये पाली है, ये राजस्थान का पाली जिला है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, और ये है धौलपुर। तो धौलपुर में सबसे कम और पाली में सबसे ज़्यादा ग्रामीण लिंगानुपात पाया जाता है। और 2023 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 2 है और दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों के समूह में मुख्यतः कछारी मृदा पाई जाती है। तो यानी जिलों के नाम बताने हैं कि राजस्थान के वो कौन से ज़िले हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा कछारी मृदा पाई जाती है। तो उसमें से अगर देखें तो ए ऑप्शन में हमारे लिए दे रखा है कोटा और बूंदी,
बी में है बांसवाड़ा और डूंगरपुर, सी में है बीकानेर जैसलमेर, डी में है भरतपुर धौलपुर। ये क्वेश्चन भी 2023 में पूछा गया। आज की ये क्लास 2023 में जो संपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी ये क्लास है। तो अगर हम इसका करेक्ट आंसर देखें तो कछारी मर्दा है वो है भरतपुर और धौलपुर में, तो इसका डी है वो करेक्ट आंसर होगा, भरतपुर धौलपुर जिला। और भरतपुर धौलपुर जिले की अगर स्थिति की बात करें तो ये भरतपुर जिला है और ये है धौलपुर जिला। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा कछारी मर्दा है। तो कछारी या अगर जलोढ़ मृदा की बात करें तो ये नदियों द्वारा लाई गई अत्यधिक उपजाऊ मिट्टी होती है, क्योंकि चम्बल नदी और चम्बल की सहायक बनास है, ये जो नदियां हैं इन नदियों के द्वारा जो मिट्टी लाई गई है, और इनमें सबसे ज़्यादा जो कछारी मृदा है वो धौलपुर और भरतपुर जिले में पाई जाती है। और राजस्थान में ये मुख्यतः आप देख सकते हैं चम्बल नदी और बाणगंगा नदियों के मैदानी क्षेत्र भरतपुर, धौलपुर और अलवर और सवाई माधोपुर में पाई जाती है। परंतु इसमें अगर ऑप्शन की बात करें तो इसमें 2 ऑप्शन पूछे गए थे, भरतपुर धौलपुर, तो भरतपुर धौलपुर में है, परंतु इसमें 4 जिले आते हैं, भरतपुर धौलपुर अलवर और सवाई माधोपुर। तो याद रखना सबसे ज़्यादा कछारी और जलोढ़ मृदा कौन से जिलों में पाई जाती है, तो वह है भरतपुर, धौलपुर, अलवर और सवाई माधोपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए और वो है, ये भी 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है, अकबर द्वारा निर्मित सुक्कत तालाब किस जिले में स्थित है। यानी अकबर के द्वारा निर्मित किया गया था सुक्कर तालाब का, और सुक्कर तालाब है वो किस जिले में है। तो जिले का नाम पूछा है। ए ऑप्शन है नागौर, बी है गागरोन, सी है शेरगढ़ और डी है सिवाना। तो अकबर के द्वारा किस जिले में इसका निर्माण किया गया था सुक्कर तालाब का, तो इसमें से 4 ऑप्शन आप देख रहे हैं। इसमें करेक्ट ऑप्शन की अगर बात करें तो इसका करेक्ट आंसर होगा नागौर जिले में। कब और क्यों किया गया था आप देख सकते हैं, नागौर में ही क्यों। तो अकबर ने वो समय था 1570 ईस्वी का, और 1570 ईस्वी में राजपूताना के राजाओं को अपनी अधीनता स्वीकार कराने के लिए नागौर दरबार का आयोजन किया गया था। यानी अकबर है वो 1570 में नागौर आए थे, और नागौर में राजपूताना जो राजा थे उनको अधीनता स्वीकार करवाने के लिए वहाँ पर एक सभा का आयोजन कर रहा था, यानी दरबार लगा था। और इस दौरान वहाँ पर 1570 के समय भयंकर अकाल भी पड़ा था, और उस अकाल के समय लोगों को खाने के लिए भोजन नहीं था, पीने के लिए पानी नहीं था, इस तरह की स्थिति हो गई थी। तो उसे राहत कार्यों के, तो यानी उन लोगों को राहत पहुंचाने यानी रोजगार देने के लिए यहाँ पर अकबर ने नागौर दुर्ग के भीतर सुक्कर तालाब का निर्माण करवाया था। तो याद रखना कौन से दुर्ग के अंतर्गत निर्माण करवाया, नागौर दुर्ग के भीतर। कौन से जिले में, नागौर में। कब करवाया, 1570 में। किसने करवाया, वो था अकबर ने। क्यों करवाया, क्योंकि राजपूताना राजाओं की अधीनता स्वीकार करवाने के लिए। और यह मुगल और राजपूत कूटनीति का एक ऐतिहासिक स्थल भी माना जाता है। तो ये आप जो देख रहे हैं इस तरह के तालाब का निर्माण करवाया था। आप शॉर्ट में देखें तो 1570 राजपूत राजाओं की अधीनता स्वीकार करवाने के लिए और अकाल राहत कार्यों के लिए सुक्कर तालाब का निर्माण करवाया गया था। तो आपके यहाँ से मैंने पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है, और इससे संबंधित जो क्वेश्चन आएंगे आप बता सकते हैं कहाँ पर इसका निर्माण हुआ, नागौर में, कौन से दुर्ग में, नागौर दुर्ग में। किसने करवाया, अकबर ने। कब करवाया, 1570 में। क्यों करवाया, राजपूत राजाओं की अधीनता स्वीकार करवाने के लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, और 3 नंबर हमारे लिए क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। भारत के किस राज्य में कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल प्रतिशत सर्वाधिक है। यानी भारत के अगर किस राज्य में कुल क्षेत्रफल में वनों के क्षेत्रफल के प्रतिशत, यानी सीधा नहीं बताना है आपको, प्रतिशत बताना है, तो सर्वाधिक प्रतिशत कौन से राज्य का है वनीय क्षेत्र में। तो ए में है अरुणाचल प्रदेश, बी है मिजोरम, सी है त्रिपुरा और डी है नागालैंड। आप ही बता सकते हो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा वनों का क्षेत्रफल प्रतिशत में। तो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड। तो कमेंट करके बताइए क्या है, फिर मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से जल्दी। तो इसका जो
करेक्ट आंसर होगा बी, होगा मिजोरम। तो मिजोरम में सबसे ज्यादा वन्य क्षेत्र प्रतिशत के रूप में पाया जाता है, यानी इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट यानी ISFR, यानी इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 और 2021 के अनुसार भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत की बात करें तो प्रतिशत के आधार पर मिजोरम है वो सबसे ज़्यादा है, जहाँ पर 84.53% भूभाग पर वन क्षेत्र हैं और ये भारत के पहले स्थान पर राज्य आता है। इसके साथ साथ में मैं महत्वपूर्ण तथ्य भी है, यदि प्रतिशत की जगह कुल वनावरण पूछ ले, यानी प्रतिशत में मिजोरम है पर तो कुल वनावरण के रूप में पूछ ले या कुल वन क्षेत्र के रूप में पूछ ले तो उसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। तो कुल वन क्षेत्र में मध्य प्रदेश और प्रतिशत में मिजोरम होता है। तो ये मिजोरम है वो पूर्वोत्तर राज्य है भारत का। तो आप देख सकते हैं, ये देखो 1 नंबर पर मिजोरम, 2 नंबर पर अरुणाचल प्रदेश और 3 नंबर पर आता है मेघालय। तो शीर्ष 3 जो राज्य है वो याद करने हैं आपको, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। ठीक है, तो मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रतिशत के रूप में वन्य क्षेत्र पाया जाता है। और कौन सी रिपोर्ट है? इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट यानी ISFR 2021 के अनुसार। नेक्स्ट चलते हैं और हमारे लिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बीठड़ी पवन ऊर्जा परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थापित की गई है? तो राजस्थान में बीठड़ी पवन ऊर्जा जो परियोजना है वो राजस्थान के किस जिले में स्थापित की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर अगर देखें 4 विकल्प के तौर पर, ए में है जैसलमेर, बी है चित्तौड़गढ़, सी है जोधपुर और डी है बीकानेर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? और क्वेश्चन आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, बीठड़ी पवन ऊर्जा परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थापित की गई है? तो आप 4 ऑप्शन देख सकते हैं। चलो हम चलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है जोधपुर। तो सी जोधपुर। और ये 2023 में ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं जो मैंने करवाए हैं अभी, बीठड़ी पवन ऊर्जा परियोजना। परंतु अब राजस्थान में वर्तमान में 41 जिले हैं, तो अब जोधपुर नहीं होगा, इसका जिला होगा फलोदी। तो पहले ये जोधपुर था परंतु अब वर्तमान में इसको फलोदी जिले के अंतर्गत रखा गया है। तो बीठड़ी पवन ऊर्जा परियोजना है वो मुख्य रूप से पहले जोधपुर जिले में, परंतु अब फलोदी जिले के अंतर्गत आता है। तो आपको ऑप्शन आए फलोदी आए तो आपको फलोदी ही करना है, बीठड़ी पवन ऊर्जा परियोजना। और पवन ऊर्जा परियोजना राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में पवन ऊर्जा उत्पादन में भारत के अग्रणी राज्यों में से एक है, क्योंकि इस मरुस्थलीय क्षेत्र में, शुष्क क्षेत्र में पवन की गति अधिक रहती है, इसलिए पवन ऊर्जा उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य माना जाता है। और यहाँ पर जैसलमेर हो, जोधपुर हो या फलोदी हो या बीकानेर हो, सर्वाधिक अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियाँ पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर तेज हवाएं, खुला मरुस्थलीय क्षेत्र, इस तरह की अनुकूल परिस्थितियां होने की वजह से यहाँ पर पवन ऊर्जा परियोजना है वो सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। तो आपको बताना है बीठड़ी पवन ऊर्जा परियोजना कहाँ है, तो वो है फलोदी जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं और हमारे लिए 5वां क्वेश्चन है, भारत में शुष्क क्षेत्र कृषि कहाँ की जाती है? यानी किस वर्षा के अंतर्गत की जाती है भारत में, और वो कृषि का नाम है शुष्क क्षेत्र कृषि। तो ये भी 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। ए में है 150 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में क्या शुष्क कृषि होती है? बी में है 35 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में शुष्क कृषि होती है, आप अपना दिमाग लगाइए। सी में है 100 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में क्या शुष्क कृषि होती है। डी है 75 सेंटीमीटर से 110 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में क्या शुष्क कृषि होती है। अब शुष्क कृषि क्या होती है कि वहाँ पर वर्षा है वो कम होती है, जैसे राजस्थान का जो पश्चिमी भूभाग है जिसमें जैसलमेर है, फलोदी है, बीकानेर है, बाड़मेर है, ये जो जिले हैं वहाँ पर शुष्क कृषि की जाती है, क्योंकि वहाँ पर 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा बी, 35 से 75 सेंटीमीटर के मध्य जो वर्षा वाला क्षेत्र है वहाँ पर शुष्क कृषि की जाती है। इसके विस्तृत व्याख्या के रूप में अगर देखें तो ये देखिए बी आंसर
35 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में, और भारत में कृषि को वार्षिक वर्षा के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। और शुष्क भूमि कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां पर वर्षा कितनी होती है, 35 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर के बीच। और इन क्षेत्रों में मिट्टी की नमी को संरक्षित करने के वाली तकनीकी अपनाई जाती है, यानी किस तरह से ये मिट्टी आर्द्र रह सके कुछ समय के लिए, इसलिए यहाँ पर शोध भी किए जाते हैं। जो काजरी और जाफरी संस्थान है जोधपुर में, तो मैंने ये जोधपुर का जिला भी करवा रखा है राजस्थान जिला दर्शन में, तो वहाँ पर आप देखिएगा तो उसमें आप देख सकते हैं। और अगर इन क्षेत्रों में मुख्य फसल के रूप में बात करें तो ज्वार है, बाजरा है, दालें हैं और तिलहन, इनकी कृषि की जाती है। तो ये यहाँ पर मैंने डायग्राम के रूप में दर्शाने का प्रयास किया कि 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है तो उसे ब्रानी या मरुस्थलीय कृषि कहते हैं। 35 से 75 सेंटीमीटर होते हैं शुष्क क्षेत्र की कृषि कहते हैं, और 75 सेंटीमीटर से अधिक होती है उसे आर्द्र कृषि कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। आपको ये क्वेश्चन किस तरह से लग रहे हैं, पीछे के एग्जाम में पूछे गए हैं 2023 में, तो आपको अगर अच्छे लग रहे हैं तो आप एक लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और आप उन प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट्स को शेयर कर दीजिएगा जिसे इसका लाभ मिल सके। और इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो पीछे के मॉडल पेपर आपके लिए अवश्य पढ़ने चाहिए, उनका अध्ययन करना चाहिए, उसे नए क्वेश्चन किस तरह से बनेंगे उसके बारे में भी आपको अध्ययन करना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है, यानी राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है। तो ए में है उप आर्द्र दक्षिणी मैदान, बी है अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र यानी थोड़ी बहुत सिंचाई होती है, तीसरा है सी में शुष्क पश्चिमी मैदान, और डी है आंतरिक प्रवाह का शुष्क क्षेत्र। तो आप बताइए इस चारों ऑप्शन में सही ऑप्शन कौन सा है। आप ए बी सी डी में कमेंट के माध्यम से आंसर दे सकते हैं। तो इसमें अगर देखें तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, और बी है वो है अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र। और राजस्थान की बात करें तो ये क्षेत्र आता है, यहाँ पर वर्षा भी कम होती है और सिंचाई भी बहुत कम मात्रा में होती है, यानी अरावली का जो पश्चिमी भाग है उन क्षेत्रों में। और ये राजस्थान के कुल 10 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है राजस्थान को, और इसमें से यानी जो जोन यानी क्षेत्र है अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र भौगोलिक दृष्टि से सबसे बड़ा है राजस्थान का, आप मैप में भी देख सकते हैं। और अगर जिले की बात करें इसमें कौन कौन से जिले मुख्यतः आते हैं, बीकानेर है, जैसलमेर है, चूरू है, इनके कुछ भाग इसके अंतर्गत आते हैं। विशेषता क्या रहती है, तो यहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है, लेकिन इंदिरा गांधी नहर परियोजना के कारण ये आंशिक सिंचित क्षेत्र भी बना हुआ है। तो पश्चिमी क्षेत्रों में जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना के द्वारा सिंचाई होती है कुछ क्षेत्रों में, और साथ साथ में यहाँ पर वर्षा कम होती है, इसलिए इसे अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है। तो सबसे बड़ा क्षेत्र माना जाता है। तो इसे किस जोन के अंतर्गत जो वर्गीकृत किया गया था 10 कृषि जलवायु प्रदेश में बांटा है, तो वो क्षेत्र आता है जोन फेस्ट सी के अंतर्गत रखा गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के अंतर्गत चलते हैं। 7 नंबर जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, राजस्थान के किस भाग में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है, यानी राजस्थान के किस क्षेत्र में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है। अगर देखें तो इसमें 4 हमारे पास में विकल्प है। ये क्वेश्चन भी 2023 में पूछा गया था कि राजस्थान में किस भाग पर मक्का की कृषि है वो सबसे ज़्यादा होती है, तो सीटी के एग्जाम में 2023 में पूछा है। तो ए है मध्यवर्ती, बी है उत्तरी, सी है दक्षिणी तथा दक्षिणी पूर्वी, और डी है पूर्वी भाग। तो मैं आपको 23 से लेकर जब सीईटी शुरू हुआ था राजस्थान में तब से लेकर के आज तक के जो मॉडल पेपर है उसका संपूर्ण मैं अध्ययन करवाऊंगा। आप मेरी क्लास रोजाना अटेंड कीजिएगा शाम 7:30 बजे। तो इसमें से किस भाग में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है, अगर देखें तो वो है दक्षिणी तथा दक्षिणी पूर्वी भाग। और दक्षिणी पूर्वी भाग में सबसे ज़्यादा मक्का की कृषि होती है
जो आप यहाँ पर मैप में देख सकते हैं, ये जो भाग है राजस्थान का दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी, क्योंकि यहाँ पर लाल दोमट मृदा पाई जाती है इसलिए सबसे ज़्यादा मक्का की कृषि की जाती है। अगर देखें तो यहाँ पर मुख्यतः मक्का दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी भाग यानी जो मेवाड़ क्षेत्र है वहाँ पर पाई जाती है। और प्रमुख जिले की बात करें तो उदयपुर है, भीलवाड़ा है, चित्तौड़गढ़ है और राजसमंद। इन जिलों में मुख्यतः कृषि की जाती है। उदयपुर हो गया, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद। यानी ये भी पूछ सकते हैं कि मक्का की कृषि सबसे ज़्यादा किन जिलों में की जाती है, तो याद रखना उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद, इन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक कृषि करते हैं मक्का की। भौगोलिक कारण क्या है? क्योंकि मक्का के लिए लाल दोमट मृदा पाई जाती है जो उसके उत्पादन के लिए सर्वोच्च मानी है। और अरावली के दक्षिणी ढलानों और मेवाड़ के पठारी भागों में प्रचुर मात्रा में ये मिट्टी पाई जाती है और यहाँ की जलवायु भी मक्का के लिए अनुकूल जलवायु, इसलिए सबसे ज़्यादा मक्का का उत्पादन राजस्थान के दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी भाग में किया जाता है। तो ये थी आज का क्वेश्चन 2023 में जो पूछा गया था 7 नंबर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। निपुण यानी NIPUN भारत मिशन कार्यान्वित किया जा रहा है, यानी निपुण भारत मिशन के अंतर्गत जो क्रियान्वित किया जा रहा है, कहाँ किया जा रहा है, किस क्षेत्र में? तो ए है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है, बी है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है, सी है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है, डी है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 4 ऑप्शन आपके लिए है। तो इसका अगर करेक्ट आंसर देखें तो इसका जो क्रियान्वित किया जाता है वो है बी, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। तो यानी शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा। यानी NIPUN अगर फुल फॉर्म देखें तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर प्रोफिशिएंसी इन अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी, तो ये इनकी फुल फॉर्म रहती है और इनके द्वारा है वो कार्य किया जाता है। और ये भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की एक महत्वाकांक्षी पहल है और इसका मुख्य उद्देश्य है कि बच्चों में मूलभूत साक्षरता और गणितीय कौशल का विकास करना होता है। तो किसके द्वारा किया जाता है? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। आधारभूत इसका लक्ष्य क्या है कि साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान में वृद्धि हो। और लक्ष्य कब का रखा गया है? 2026 और 27 तक कक्षा 3 के लिए। तो ये करंट का भी है, आपको याद रखना है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दोबारा रिपीट हो सकते हैं, तो इसके स्टार लगा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था? यानी भारत के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम है वो पारित किया गया था? तो हमारे पास में 4 ऑप्शन है, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड एमहर्ट, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड एलनब्रो। तो इसमें से 4 विकल्प के रूप में अगर देखें तो इसका सही करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। और लॉर्ड कैनिंग के समय हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो 1856 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अथक प्रयासों का परिणाम माना जाता है। तो यानी ये भी पूछ सकता है कि किसके प्रयासों से ये सफल रहा था हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम? तो वो 1856 की बात है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। इसका जो मसौदा किसने तैयार किया था, यानी ड्राफ्ट किसने तैयार किया था? तो वो किया था लॉर्ड डलहौजी के समय। तो लॉर्ड डलहौजी के समय ये तैयार हुआ, लेकिन यह 26 जुलाई 1856 को लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में आधिकारिक रूप से पारित किया गया था। तो याद रखना है, सामाजिक प्रयास किसका था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। मसौदा किसने तैयार किया था? वो किया था लॉर्ड डलहौजी ने। कब पारित हुआ था? 1856 में। किसके? लॉर्ड कैनिंग के समय। तो याद रखना है, ये हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में कब लागू हुआ? 26 जुलाई 1856 को। किसके समय? लॉर्ड कैनिंग के समय। मसौदा यानी ड्राफ्ट पूरा परफॉर्मा किसने तैयार किया? लॉर्ड डलहौजी ने। इसके सब प्रयास किसने
किए ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरदा बांध परियोजना किन जिलों में निर्मित किया गया है? तो इसरदा बांध परियोजना है किन जिलों में निर्मित किया गया है? तो ए है डूंगरपुर बांसवाड़ा, बी है झालावाड़ और बारा, सी है टोंक और सवाई माधोपुर, डी है कोटा और बारा। तो ये 4 विकल्प हैं। तो इसरदा बांध परियोजना किस जिले में है? तो अगर इसकी सही बात करें तो इसमें आएगा टोंक और सवाई माधोपुर। सी आंसर इसका सही होगा, टोंक और सवाई माधोपुर। तो आप इसकी जिले की स्थिति देख रहे हैं, ये देख रहे हैं सवाई माधोपुर और ये आप देख रहे हैं टोंक जिला। तो नदी है इसरदा बांध का निर्माण है वो बनास नदी पर करवाया गया है। तो ये भी याद रखना है कि कौन सी नदी पर करवाया गया, तो बनास नदी पर इसका निर्माण करवाया गया। लाभान्वित क्षेत्र कौन कौन से हैं? ये एक प्रमुख पेयजल और सिंचाई परियोजना है, यानी पेयजल भी उपलब्ध करवाती है और साथ साथ में सिंचाई भी, और जो मुख्य रूप से टोंक और सवाई माधोपुर जिलों में पानी की कमी को दूर करती है। तो यानी मुख्य रूप से अगर बात करें लाभ किन जिलों को मिलता है तो वो है टोंक और सवाई माधोपुर जिले को, दोनों जिलों को इनका लाभ है वो प्राप्त होता है। तो कौन सी नदी पर है इसरदा बांध? बनास नदी में। कौन से जिलों में? टोंक और सवाई माधोपुर। नेक्स्ट चलते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, और मैंने 2023 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उस पेपर में से आपको मॉडल पेपर के रूप में करवाया है। तो आपकी सभी की सफलता के लिए सभी को शुभकामनाएं। निरंतर अभ्यास ही आपकी सर्वोच्च रणनीति है। तो आप लगातार प्रयास कीजिए। क्वेश्चन आप दिन में 25-30 ही पढ़ रहे हैं, परंतु उसके बारे में निरंतरता के रूप में अध्ययन कीजिए, आपकी सीईटी क्लियर हो जाएगी। मैं आपको पीछे के मॉडल पेपर शाम को 7 बजे क्लास लेकर के आता हूं, उस क्लास में आप देखिएगा। इसी आशा के साथ आज की क्लास की इतना ही। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद।